देखिए हमने आपको वंश पढ़ाए थे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण होते हैं जो ईरानी और यूनानी करते हैं। ठीक है, तो पहला विदेशी आक्रमण क्या, ईरानी आक्रमण हुआ था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, ईरानी द्वारा हुआ था। कौन ईरानी था, हकमनी वंश। ठीक है, इसका नाम क्या था, हकमनी। उसके बाद इनके बाद आक्रमण किसने किया, किसने किया प्रथम आक्रमण, भारत में प्रथम आक्रमण, ये विदेशी थे और साइरस सेकंड इन पे आक्रमण किया था। ठीक, तो ये क्या असफल रहा, आक्रमण करने के बाद असफल रहा, तो इसका ज्यादा नाम नहीं आता है। जो असफल हो जाता है उसका नाम कम आता है। उसके बाद फिर भारत में सफल आक्रमण जो विदेशी था, यूनानी था, उसका नाम क्या था, डेरियस फर्स्ट, या उसे दारा सिंह के नाम से जानते थे, दारा। ठीक है, किस नाम से, दारा से। कब किया था, 516 ईसा पूर्व में। कब किया था, 516 ईसा पूर्व द्वारा। ठीक है, उसमें जब वहां पे क्या किया, जब वहां सफल आक्रमण किया, जीता, तो उसे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। उसके बाद उन जब वहां बस गया तो भारत पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, उसने अपना अपना जो ईरानियों था वैसी वहां कलाकृति शुरू कर दी। वैसी अपनी, जैसे आप कोई आदमी बाहर से आ जाए रहने, तो वो अपनी परंपरा शुरू करेगा, आके सीधी बात है। तो वो आ गया, उसने अपनी परंपरा शुरू की। सबसे पहले उसने अपनी लिपि, जो ईरानी लिपि थी, अरमाइक लिपि, उसी से खरोष्टी लिपि का उसने जन्म दिया, उसमें जन्म किया, मैंने तैयारी शुरुआत कर दी कि खरोष्टी लिपि से जो भी लिखा जाएगा खरोष्टी लिपि से लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मौर्य कला में सबसे पहले ईरानी प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने एक स्तंभ बनाया जिसका नाम था राजप्रसाद। मौर्य साम्राज्य पर इन्हें प्रभाव पड़ा तो उन्होंने एक स्तंभ बनाया जिसका नाम था राजप्रसाद। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या, जब ये रहने लगे वहां पर, तो क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ। तो कैसे क्या हुआ कि आदान प्रदान होने लगा, व्यापार होने लगा, तो आर्थिक विकास होगा ही। ठीक है, ये किसकी कहानी थी, डेरियस की। उसका क्या होता है, उसका आता है यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आक्रमण देखिए, ईरानी के बाद कौन आता है, यूनानी आक्रमण आता है। तो यूनानी आक्रमण किसने किया, कौन कहलाता है यूनानी आक्रमण के, वे सिकंदर, है ना। यूनानी आक्रमण वाला कौन कहलाता है, सिकंदर कहलाता है। ठीक, तो सिकंदर बारे में देखो, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। ठीक है, और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। इनके ही कहने पर, माने इनके ही आशीर्वाद से उसने ये कहा था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। अरस्तु जी के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विश्व विजेता बनूं। ठीक है, मैं विश्व विजेता बनूं। तो इनके बारे में देखो, सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बना कब, 359 में। और 329 बीसी में इसने अपने पिता की हत्या की। ठीक है, 329 बीसी में अपने पिता की हत्या की। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में ये मकदूनिया का शासक बना। इनके गुरु कौन थे, अरस्तु से, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये विश्व विजेता बनने की उद्देश्य से 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। 326 बीसी में जब उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया विश्व विजेता बनने की, उसके बाद ये कहाँ पहुंचा, भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया।
अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि 359 है कि 329 है, ये समझ नहीं आ रहा। हमें ये लगता है 359 ही है ना। 359 में ये मकदूनिया का शासक बना। 359 329 नहीं है, 359 में ही ये पिता की हत्या की, हत्या करने के बाद ही शासक बना। किस उम्र में? 20 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इतनी कम उम्र में थोड़ा बन जाएगा वो शासक, तुरंत हत्या कर देगा, पैदा हुआ हत्या कर दी। ठीक है, तो 359 बीसी में पिता की हत्या की, कब? 20 वर्ष की उम्र में, और तब मकदूनिया का शासक बना। और ये 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया, अपने गुरु का आशीर्वाद लेने। कौन गुरु थे? अरस्तु। उसके बाद इन्होंने, ये कहां से आया? ये हिंदू कुश पर्वत पार करके आया। कौन सा पर्वत था? हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत पार कर कर ये आया। क्वेश्चन आया है कि सिकंदर किस पर्वत पार करके आया था? हिंदू कुश पर्वत। ठीक, एक बात और समझा दें आपको। आपको पता है जो भारत का नक्शा होता है हमारा, ऐसा होता है, तो जो भी यूनानी आए थे वो किधर से आए थे? इस जगह से आए थे सभी लोग। जो भारत में आक्रमण होता है इसी जगह से होता है। पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, इसी जगह से करता है। क्यों? कि इधर पता है कि जल है, क्या है? जल है। इधर क्या है? पहाड़ है। इधर पूरे में क्या है? पहाड़ है, तो कोई आ नहीं सकता, बंद है पूरा भारत। इधर ही जगह खाली है, इधर से कोई भी आक्रमण कर सकता है। पंजाब क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र है, और आपका ये क्या है, राजस्थान गुजरात क्षेत्र है ना, ये सब इधर से आक्रमण जो भी होते हैं इधर ही होते हैं, है ना। विदेशी आक्रमण इधर से होते हैं। क्यों? यहाँ पर कैसा क्षेत्र है? खुला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होता है कि ये भारत पर आक्रमण करता है, तो आक्रमण सबसे पहले कहाँ करता है? तक्षशिला। सबसे पहला आक्रमण कहाँ रहता है? भारत में तक्षशिला में। तो उसका जो शासक होता है क्या नाम होता है? आम्बी। सबसे पहले ये तक्षशिला में आक्रमण करता है, अरे यहाँ से अंदर घुसेगा, सबसे पहले क्या आएगा? तक्षशिला आएगा। वहां आक्रमण किया, तो वहां का राजा कौन था? शासक, जिसका नाम था आम्बी। ठीक है, आम्बी। ये क्या करता है? आम्बी इससे हार जाता है और क्या कहता है? इसकी शरण में चला जाता है सिकंदर की। ठीक है, फिर सिकंदर वहां से आगे बढ़ता है, मैं आत्मसमर्पण कर देता है। आम्बी पहला आक्रमण जो करता है तक्षशिला में, उसका शासक आम्बी क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, तो पंजाब के शासक, ठीक है, कहाँ आक्रमण करता है? पंजाब में। अब आगे जाके पंजाब में ये आक्रमण करता है, और पंजाब शासक कौन होते हैं? पोरस। क्या नाम था उनका? पोरस। पोरस होते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एक नाम वो जानते हैं, किस नाम से? पुरु। पुरु नाम से वो जानते हैं। के साथ इनका झेलम की, ठीक है, कहाँ हुआ था? झेलम का युद्ध से कहते हैं, झेलम नदी किनारे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम नदी का युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई, जिसमें पोरस की हार हुई। पोरस क्या हुए? हार गए, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसका क्या हुआ? इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ना शुरू किया, तो उन्हें कौन सी नदी मिली? ब्यास नदी। जब ब्यास नदी मिली तो इसकी सेना जो थी वो हार मान गई। इसकी सेना ने कहा कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जब इस राज्य का, इस देश का, जब एक योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है, जब छोटा योद्धा, छोटे राज्य का योद्धा इतना शक्तिशाली होता है, और वहां मगध जो था सबसे शक्तिशाली जिला था और शक्तिशाली नगर था, शक्तिशाली वहां राजा थे, तो उसने कहा वहां आगे हम नहीं जा सकते, वहां अगर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे।
तो क्या हुआ, सिकंदर का आत्मबल वहां से टूट गया और वो वहां से वापस हो गया। और आपसे पूछा जाए कि सिकंदर भारत में कितने वर्ष रहा, कितने माह रहा, तो सिकंदर भारत में 19 माह रहा। 1 साल 7 महीने ये भारत में रहा। ठीक है, और ये कब गया, 326 बीसी में आया था, 325 में वापस चला गया, 325 बीसी में वापस चला गया। 323 में मृत्यु कब हुई इनकी, सिकंदर की मृत्यु सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, 323 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। कितनी वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। जिस जगह मृत्यु उसका नाम क्या था, स्थान का नाम, बेबीलोन, 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 उसका नाम क्या था, बेबीलोन। आपके पूछा जाए कि सिकंदर मृत्यु किस जगह हुई थी, बेबीलोन। इससे क्या प्रभाव पड़ा, अभी आप बताए थे जब ईरानी आए थे तब प्रभाव पड़ा था, इस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव लिख लो। इन्होंने भारत में जब जीत धारण की थी तो निकैया ये राज्य है, निकैया व बहुकेफला नगर की स्थापना की। ठीक है, निकैया व बहुकेफला नगर की स्थापना की किसने, सिकंदर ने। फिर गंधार शैली का विकास हुआ, गंधार शैली का विकास हुआ। गंधार शैली का विकास हुआ। उसके बाद भारत की एकता हुई। मैंने आदमी कैसे हो गए, जब आक्रमण हो रहे थे तब सब कैसे हो गए, एकता हो गई सब में, तो क्या हुई, एकता बढ़ी, भारत में एकता बढ़ी, एकता बढ़ी। ठीक है, सबने कहा एक हो जाओ, नहीं तो विदेशी यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। इसके बाद यूनान के साथ क्या हुआ, संपर्क बढ़ा, व्यापार संपर्क, यूनान के साथ संपर्क बढ़ा, जिससे व्यापार शुरू हो गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, व्यापार शुरू हो गए। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। नाम लिख लो, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। इनके आग्रह पर ये वापिस चला गया था। ये तो सिकंदर था, उसका मन नहीं था जाने का, वो कह रहा था मैं आक्रमण करूंगा, लेकिन इसके सेनापति ने समझाया कि आप अकेले रह गए हो, सेना नहीं जाना चाहती है, आप आगे जाके क्या करोगे, तो वही तब ये वापस हुए। फिर इनकी मृत्यु आगे चल के हो गई, तो ये दोबारा आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है।